नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एफएनओ सेगमेंट के शेयरों को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है। शेयरों की एंट्री और एग्जिट को लेकर नियमों को सख्त किया गया है। नियमों में आखिर क्या बदलाव हुए हैं, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में एंट्री और एग्जिट के लिए नए नियम नोटिफाई किए हैं। यहाँ पर यह साफ किया गया है कि अगर मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज रिक्वायरमेंट 75 लाख तक का नहीं है तो वहां पे एंट्री नहीं हो सकती है। पहले ये जो क्राइटेरिया था वो 25 लाख का था। इसी तरीके से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है एलिजिबिलिटी के लिए। पहले ये 500 करोड़ था। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू रिक्वायरमेंट जो थी कैश मार्केट में वो कम से कम 35 करोड़ रुपए होनी चाहिए, पहले ये 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यूसली 6 महीने तक ये जो नए नियम है उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा, तभी वो एलिजिबल रहेंगे एफएनओ सेगमेंट में बने रहने के लिए। और साथ ही जिनको निकाल दिया गया है वहां पर भी नियम है कि आप 1 साल तक फिर रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में नरमी देखने को मिली है। सालाना आधार पर अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% से घटकर 6.7% रही है, जो पिछले 5 तिमाही में सबसे कम है। सबसे ज्यादा गिरावट कृषि और सर्विस सेक्टर में देखने को मिली है। कृषि सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 3.7% से घटकर 2%। वहीं अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो इसकी ग्रोथ 10.7% से घटकर 7.2% पर पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा अप्रैल जुलाई में वित्तीय घाटे में कमी आने से ये लगभग 6.05 लाख करोड़ से घटकर 2.77 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 8.94 लाख करोड़ से बढ़कर 10.84 लाख करोड़ पर यह आंकड़ा आया है। अब बात करते हैं ऑटो बिक्री आंकड़ों की। और ऑटो कंपनियां जो हैं सोमवार को अपने बिक्री के आंकड़े जारी कर सकती हैं। कैसा अनुमान रह सकता है, हमारी सहयोगी सृष्टि बता रही है। तो अगस्त महीने की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस पूरे महीने से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये लीन पीरियड रहता है ऑटो बिक्री के लिए। क्योंकि कंपनीज जो हैं वो थोड़ी सी इन्वेंट्री बिल्डअप ज़रूर करना चालू कर देती हैं, क्योंकि अब जो है वो त्योहारी सीजन चालू होगा। पर जी हाँ, सेगमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टू व्हीलर सेगमेंट पे खास तौर से फोकस रखना है, क्योंकि रूरल और अर्बन डिमांड का पुश जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जिस तरीके से इन्वेंट्री को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं वो तो हम आपके लिए लगातार ही हाईलाइट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अगर हम सभी कंपनीज को देखें, चाहे वो M&M हो, टाटा मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी, महीने दर महीने यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद नहीं है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हालांकि M&M की बिक्री में लगभग 5% की तेज़ी ज़रूर दिख सकती है, पर टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी की जो सेल्स है वो लगभग सपाट रहेगी। यहाँ पे इन्वेंट्रीज को लेकर अगर कोई भी कॉमेंट्री आती है किसी भी कंपनीज की तरफ से तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेगमेंट की। तो यहाँ पे सभी कंपनीज से हालांकि अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। हालांकि आयशा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी रह सकती है जहाँ पे जो चैनल चेक्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं पिक हुआ। पर आप देखिए बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे महीने दर महीने जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़त है। और खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। 36% की उम्मीद बढ़त आप देख सकते हैं, क्योंकि जुलाई महीने में सरप्राइजिंगली जो नंबर्स थे वो उम्मीद से काफ़ी कम थे। तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक बम्प इस महीने हम आते हुए देखें, क्योंकि ऑन एन एवरेज ये जो कंपनी है वो 5 लाख के आसपास गाड़ियां बेच देती है। आयशा मोटर से बहुत ज़्यादा इस बार उम्मीदें नहीं है, देखते हैं कि वहाँ से कोई डिसअपॉइंटमेंट आता है या नहीं। अब बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी जो ऑन ग्राउंड डिमांड है वो इंटैक्ट है। ना ज़्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर है, ना ज़्यादा कोई नेगेटिव। ऑल एंड ऑल लगभग सपाट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि टाटा मोटर्स VECV के सेगमेंट में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 15% महीने दर महीने की हम बढ़त उम्मीद लगा के चल रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर्स की बात करें तो जी हाँ, फार्म सेंटिमेंट थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एस्कॉट्स की जो बिक्री है वो लगभग सपाट रह सकती है। हालांकि M&M से उम्मीद है कि 23,300 ट्रैक्टर्स वो बेचती हुई नजर आएगी। तो ऑल इन ऑल मिले जुले इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों की उम्मीद है, पर टू व्हीलर सेगमेंट पे खास तौर से ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्तारा और एयर इंडिया के मर्जर को सरकार की मंजूरी मिल गई है और ये जो मर्जर है वो 12 नवंबर तक पूरा
हो जाएगा। इसकी तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी दे रहे हैं। तो नवंबर 12 से विस्तारा की फ्लाइट्स बंद होने जा रही हैं। ये एयर इंडिया में मर्ज होगा, ये पहले ही तय था। अब जो डेट लाइन है वो सामने आ गई है। 3 सितंबर से जो ग्राहक हैं वो विस्तारा की फ़्लाइट्स बुक नहीं करा पाएंगे और 12 नवंबर से वो फ़्लाइट्स नहीं होंगी, एयर इंडिया की ही फ़्लाइट्स होंगी। इसका मतलब 11 नवंबर को आखिरी फ़्लाइट विस्तारा की उड़ेगी। ये पहले ही तय था जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया था। ये बात तय थी कि सारी जो एयरलाइंस है वो एक एयरलाइन एयर इंडिया में मर्ज होंगी और उसका काफ़ी समय से इंतजार चल रहा था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको अपना सहमति दिया था और अब ये काफ़ी साफ है कि ये डेडलाइन 12 नवंबर की है और तब से ये मुमकिन होगा। हाल ही में भारतीय सरकार ने एफडीआई जो है सिंगापुर एयरलाइंस की और मर्जर दोनों के लिए अभी अपनी मंजूरी दी है और ये सब उसके बाद ही सामने आया कि डेट लाइन क्या होगी। भारतीय एविएशन बाजार की बात करें तो इंडिगो लगभग 60% हिस्सा है। गो फर्स्ट बंद हो चुका है, स्पाइस जेट बंद होने के कगार पे है और इसके बाद अब देखना होगा कैसे टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और इंडिगो दोनों का आपस में कंपटीशन रहता है। ये जाहिर सी बात माननी होगी कि कैसे कंपटीशन रहेगा, इसका फ़ायदा ग्राहकों को देना होगा। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस कंपटीशन का फ़ायदा ग्राहकों को हो। आगे बढ़ते हैं और इक्वानिमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई अब बाजार इसको छू चुका है और इसीलिए अब बाजार में चुनिंदा सेक्टर्स और शेयरों में ही निवेश के मौके हैं। मार्केट जो है वो मार्केट है और हमारे जैसे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट में, जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन सबको ये रियलिटी को फेस कर कर ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो मार्केट्स तो न्यू हाईज कर ही रहे हैं और 25,000 के आसपास इंडेक्स डट के खड़ा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बट ये देखना है कि जो स्टॉक्स हैं, इंडिविजुअल कंपनीज के जो शेयर हैं, वो शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहा है। कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, उनके उनके प्राइसेस में सुधार हुआ है। बट थोड़ी कंपनीज हैं जिसके रिजल्ट्स में उतने नंबर्स नहीं आए हैं, रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख लीजिए, वो जिसमें नहीं आए हैं, तो उन स्टॉक्स के प्राइसेस पे फ़र्क तो पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो आई थिंक ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो मार्केट में 2 तरह की करेक्शंस होती हैं, एक तो भाव की करेक्शन होती है और दूसरी समय से करेक्शन हो जाती है। तो आई थिंक ये जो विनर्स और लूज़र्स का जो बैटल है, ये बहुत ही क्लियर अगले अगले क्वार्टर और अगले मार्च 25 के रिजल्ट्स तक आपको दिखेगा, जो कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो डिलीवर करेंगे अपने प्रॉमिस पर और कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगी। सो आई थिंक हमारे जैसे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें ये ढूँढना है कि ये कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं। तो जो ये इजी ग्रोथ था, ओवरऑल इंडिया की जो स्टोरी थी, जो हम इंडिया स्टोरी बोल रहे थे, जिसके चलते हर सेक्टर को थोड़ा एक उछाल मिल रहा था। हर कंपनी के प्राइसेस में, प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में हर तरह से उछाल मिला है। आई थिंक वो फेज जो है इंडिया की ग्रोथ का, वो फेज अभी थोड़ा जहां तक हमारी समझ है वो थोड़ा फिर रहा है, वो वहां से थोड़ा एक चेंज हो रहा है और अभी थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक होना ज़रूरी हो गया है। राजेश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर देखिए, जब रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार होता है ना तो खुशी तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंताएं भी होती हैं कि अब यहाँ से आगे क्या होगा। दो चीज़ें चल रही हैं बाजार में, लिक्विडिटी का सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर चिंता है। आपके हिसाब से क्या बाजार यहाँ से चलता रहेगा लिक्विडिटी के दम पर, या फिर प्रॉफिट टेकिंग आएगी और जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूलने में समझदारी है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। वो ऐसे कहते हैं, पुराने जमाने से कहते हैं कि जो मुनाफा होता है वो चोर होता है। तो जिसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो सबका बना है उसमें थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट निकाल कर सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और ये एक्चुअली जो आपने प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2019-2020 तक, 2018-2019 तक एक 3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे इंडिया में। अभी आप देखें तो वो नंबर जो है वो 12 से 15 करोड़ के बीच में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो इसका ये कंक्लूजन है कि पिछले 5 साल में 10 करोड़ से अधिक निवेशक जो न्यू डीमैट अकाउंट खोल के मार्केट में आए हैं, ये सब न्यू इन्वेस्टर्स हैं, ये नए निवेशक हैं। तो आई थिंक ये जो पॉपुलेशन है और ये बहुत ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन है,
इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी कभी देखी ही नहीं है। और ये जो भी मार्केट में आए हैं और इनकी इनकी एज ग्रुप भी अगर आप देखें तो ये 25 से 35 इयर्स के बीच की पॉपुलेशन है। आई थिंक इन्होंने कभी ज़्यादा मंदी देखी नहीं है। इन्होंने कभी बहुत बड़ा सेटबैक करेक्शन मार्केट में देखा नहीं है। इन्होंने जब मार्केट में पैसा लगाया है, पैसा बना है। तो उनको ये एहसास हुआ है कि और पिछले बुल मार्केट में बहुत पहले जब हम भी मार्केट में उतरे थे, एंटर किया था, तो हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा था। तो आई थिंक प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका एक जो मनोबल है वो बना रहेगा, एक आपका जो मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो बना रहेगा। तो मैं कंप्लीटली आपकी बात से सहमत हूँ। प्रॉफिट तो प्लीज़ थोड़ा-थोड़ा अपना ले लीजिए। ठीक है, तो प्रॉफ़िट लेना अभी काफ़ी ज़रूरी है और उसकी भी हैबिट डालनी चाहिए क्योंकि जी हाँ, रैली तो एक तरफ़ा ही रही है, ना ही सिर्फ इन्वेस्टिंग बल्कि एफ&ओ में भी काफ़ी उनका ट्रैक्शन है। पर राजेश जी, एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जो सेक्टर टर्निंग जिस तरीके से चल रही है, हमने देखा आईटी का पार्टिसिपेशन था, फार्मा का पार्टिसिपेशन था। अब क्या आपको लगता है कि ऑटोज़ एज अ सेक्टर जो है यहाँ पे इन्वेस्टर इंटरेस्ट फिर से आना चाहिए? मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, पर अब जो है जी। ये बात बोलने की कि यहाँ पे वैल्यूएशंस जो हैं वो महंगे हैं, ऐसे तो आप बहुत सारे और सेक्टर्स में भी ये बातें ऑलरेडी बोल रहे हैं, पर फिर भी स्टॉक मूव दिखा रहे हैं। तो राजेश जी, जो पूरी कंजम्पशन की थीम चल रही है, क्या आपको लगता है कि ऑटोज एज अ सेक्टर अभी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे अगर किसी को प्ले करना है तो कैसे, क्या नज़रिया रखना चाहिए? नहीं, ऑटो सेक्टर एक्चुअली बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक बहुत ही मीनिंगफुल परचेज होता है कंज्यूमर के लिए। छोटा छोटा परचेज नहीं है। और मोस्ट ऑटो परचेज जो ज़्यादा करके जो ऑटो परचेज होते हैं वो लोन पर होते हैं। तो ये अपने एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। बट अगर आप देखें तो जैसे कि आपने कहा ऑटो के जो शेयर्स हैं वो शेयर सब एकदम ऊंचाई पर चल रहे हैं। लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो जो सेल्स है ऑटो कंपनीज की, मोस्ट ऑटो कंपनीज की जो सेल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा रुकाव, थोड़ा ठहराव आता हुआ दिख रहा है। इन्वेंट्री लेवल्स भी अगर आप देखें तो जितनी ऑटोमोबाइल्स बिकते थे और जितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो आई थिंक इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। तो ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें जो नंबर्स बोल रहे हैं ये बहुत ही क्लियरली के थोड़ा संभाल के इसमें निवेश करिएगा। अगर आपने बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट बनाया हुआ है तो इसमें तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने का समय है। और ऐसा नहीं है कि मंदी में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सेक्टर खराब हो गया है। बट जब भी जिस जिस भी साइकिल में अगर आप देखें मार्केट पीक पर है, उस पीक पर सेक्टर चर्निंग और स्टॉक चर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज़ जिसने प्रॉफिट बनाया है वो अपना प्रॉफिट यहाँ से निकाल के एक्स सेक्टर से निकाल के वाई में जाता है, एक्स स्टॉक से निकाल के वाई स्टॉक में जाता है। तो आई थिंक सेक्टर चर्निंग के चलते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप मुनाफे पे बैठे हैं तो थोड़ा मुनाफा अपना जमा करिए और कहीं लगाइए। ऑलराइट, चलिए तो बाज़ार की दशा और दिशा यहाँ पर आपको बताते हुए, लेकिन उसके साथ साथ अब क्योंकि बाज़ार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है तो सितंबर में अब क्या इसी तरह की तेज़ी कायम रहेगी या फिर सितंबर सीरीज़ में हम बाज़ार में मुनाफा वसूली होती हुई देखेंगे? हमने इसको लेकर एक महापोल भी किया है और पोल की डिटेल्स हमारे सहयोगी शरद दुबे समझा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मार्केट का महापोल में जो है हमने बहुत सारे डीलर्स और बहुत सारे जो मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए पोल लिए और 18 स्वदेश में खास करके 5 अहम सवाल उसको लिए हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी की क्या चाल होगी। 3 ऑप्शंस हमने दिए थे, अभी चढ़ेगी, मुनाफा वसूली आएगी या रेंज में रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेजॉरिटी लोग जो है 70% जो है कह रहे हैं कि रेंज में रहेगी बाज़ार। दूसरा सवाल था कि निफ्टी सितंबर सीरीज़ में कहाँ तक जाएगा बाज़ार, निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स के नंबर्स है वो कहाँ तक जाएंगे। 25,700, 26,000, यहाँ पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रिस्पांस जो मिल रहा है वो है 24,800 के ऊपर। लगभग 80% रेस्पोंडेंट्स ने कहा कि निफ्टी इस रेंज में रह सकती है सितंबर के महीने में। कौन से सेक्टर्स रहेंगे फोकस में जहाँ पे बाज़ार को सपोर्ट मिलेगा, ये सवाल हमने पूछा था सबसे। यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हमने चूज़ की थी, आईटी, फार्मा और बैंकिंग। और यहाँ पे देखेंगे कि बैंकिंग पे जो है ज़्यादा भरोसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ार, 60% एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और आईटी सेकंड है 30% पे। सेक्टर्स के बाद कौन सा स्टॉक सितंबर महीने में बाज़ार का बादशाह बन सकता है,
तीन बड़े स्टॉक्स हमने लिए थे अपने पोल में। इसमें जो आता है HDFC बैंक, रिलायंस और TCS। यहाँ पे देखें तो लार्जली HDFC बैंक में लगभग 50% तक का जो है आप देख सकते हैं कि सपोर्ट देखने मिल सकता है, क्लोजली फॉलोड बाय TCS जहाँ पे 20% का है और रिलायंस जो 30% का है। आखिरी सवाल भी हमने लिया था और इस पोल में गिरावट के बाद जो सरकारी स्टॉक्स है उस पर क्या रणनीति रहनी चाहिए, तो तीन ऑप्शंस थे, दूर रहें या और भी गिर सकते हैं। तो उसका कॉशियस टोन अभी भी दिख रहा है। पूरे पोल में हमने देखा कि 60% रेस्पोंडेंट्स ने यही कहा है। खरीदने की जो समय है अभी तक किसी ने नहीं कही है। और आखिर में शेयर अगर आप बाई करके रखें तो क्या उसे होल्ड करें, तो उसमें 40% रेस्पोंडेंट्स का यही राय है। तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं और एक कॉशियस टोन ओवरऑल देखने मिल रही है जो हमने ये पोल किया ET Now स्वदेश में। और राइट, हम आगे बढ़ते हैं। फेडरल बैंक की 93वीं AGM में बैंक के MD और CEO श्याम श्रीनिवासन ने कहा है कि भारत की ग्रोथ के साथ बैंक की ग्रोथ भी जारी रहेगी। जैसे देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, जल्द ही फेडरल बैंक का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन होगा। We all know that the Indian economy is well positioned for sustained growth and the decade is ours for the taking. The federal story mirrors the India story in many ways. The country is on its way to becoming a $5 trillion economy. Federal too is poised to cross the 5 trillion rupee mark in business size very soon. India is already in the top 5 largest economies in the world, and we too as a bank are literally kicking the doors of getting into the top 5 private sector banks in the country. We, like India, have been investing in. We would like to ensure that we capitalize on the strong platform we've built over the years. At the current rate, India's median age and the bank's average age are soon to converge very soon. While we have established an operating rhythm that sets us up for consistent growth in the high teens, we are acutely aware that there are many opportunities, many segments, many areas that present us with higher growth opportunities. चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अब दूसरी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर PM मोदी ने महाराष्ट्र को 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। और शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे PM मोदी ने पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट भी शामिल है और इसका पहला फेज 2029 में और दूसरा फेज 2039 में पूरा होगा। PM यहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने पिछले 10 सालों में 31,000 करोड़ के निवेश की बात भी कही है। महाराष्ट्र के विकास को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने विरोधी दलों पर प्रहार करते हुए विकास पर हमेशा ब्रेक लगाने का आरोप भी लगाया। प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले पर माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे पूजनीय हैं। इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। देश को PM ने 3 वंदे भारत की सौगात भी दी है। ये तीनों वंदे भारत मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलोर और चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। वंदे भारत से मेरठ से लखनऊ के बीच में करीब 460 किलोमीटर की सिर्फ दूरी 7 घंटे 10 मिनट में तय होगी। वहीं मदुरई से बंगलुरु के बीच की 430 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे 45 मिनट में पूरी होगी, जबकि चेन्नई से नागरकोइल के बीच की दूरी 8 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी। अगले 5 साल में राजस्थान की GDP को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए राज्य सरकार कई कदम उठा भी रही है। मुंबई में राइजिंग राजस्थान के पहले रोड शो के मौके पर राज्य के इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौर से बात की हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने।
सर, जो राजस्थान के हिंदी भाषी लोग हैं और देश के बाकी हिस्सों के हिंदी भाषी लोगों के लिए सर मैं समझना चाहूंगा, इस बार जो राइजिंग समिट आप कर रहे हैं ग्लोबल स्तर पे होने वाली, तो अभी तक कितने एमओयू हो गए हैं और कौन कौन से सेक्टर को आप ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं? देखिए, अभी मात्र 1 महीना हुआ है जब से राइजिंग राजस्थान समिट हमने लॉन्च करी है। इस 1 महीने के अंदर ही 6.5 लाख करोड़ के एमओयूज हमने साइन कर लिए हैं। जो सेक्टर्स राजस्थान के लिए फेवरेबल हैं उसमें टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, पेट्रोकेमिकल्स है, स्टोन इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ये सारे, और इसके अलावा नए सेक्टर्स का आईटी सर्विसेज हैं, आईटी एंड आईटी सर्विसेज, ग्रीन हाइड्रोजन है, इस बहुत सारे नए सेक्टर्स हैं जिसमें राजस्थान न केवल पूंजी निवेश का स्वागत करता है बल्कि हमने अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसीज को सरल कर दिया है, इन्वेस्टर फ्रेंडली कर दिया है, ईज ऑफ बिजनेस भी होगा और कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी हम कम करेंगे। हम कमिटेड हैं राजस्थान को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए। 2000 जो आपका टारगेट है अगले 5 साल में 15 लाख करोड़ से जो जीडीपी 30 लाख करोड़ पे है, तो उन सब पे हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। यू आर अ स्मार्ट जर्नलिस्ट। मैं यही कहने वाला था कि 2023 में जो हमें 15 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था मिली उसको हम कमिटमेंट के साथ 30 लाख करोड़ से ज्यादा करके रहेंगे। ये सर आखिर में अभी आप सर स्विट्जरलैंड से आ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर कुछ ऐसे इस तरह के एमओयू भी देखने को मिलेंगे जो राजस्थान के अंदर विदेशी निवेश भी आएगा, जो अभी जो है बाकी राज्य ज्यादा टैप कर रहे हैं? केवल राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कंट्री स्पेसिफिक जोन है, जापानीज जोन है और बहुत बढ़िया चल रहा है। हम आगे चलकर कंट्री स्पेसिफिक जोन्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक पार्क्स, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क, स्टोन का पार्क है, हमारा ऑटोमोबाइल्स का पार्क है, इस तरह से टेक्सटाइल पार्क है, इस तरह से हम बहुत सारे स्पेसिफिक पार्क्स भी बनाएंगे, क्लस्टर्स भी बनाएंगे। जहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करना है वहां क्लस्टर्स भी बनाएंगे। हम हर तरह से राजस्थान के अंदर ईज ऑफ बिजनेस भी लेकर आएंगे, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी कम करेंगे। वी आर कमिटेड नॉट फॉर हेडलाइंस, वी आर कमिटेड फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट्स वर्क। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है स्वदेश खबर को भी समाप्त करने का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।